हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और आज प्रैक्टिस नंबर 9 है। इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें। सभी वीडियो आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो CDP का प्रैक्टिस है, यानी कि CDP की प्रैक्टिस डेली होती है, और CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगी, मतलब उससे समावेशन नहीं होगा। पहला ऑप्शन है, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। या फिर शिक्षा शास्त्री सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एंड अगला है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो यहाँ पर समावेशन में जो बाधक है वो होगा कि सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरत को ही ध्यान में रखा जा रहा है, और मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए बात नहीं हो रही। तो जब सभी विद्यार्थियों के लिए बात नहीं हो रही तो फिर वहाँ पर समावेशन का अर्थ खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो लिखने को कौन सी प्रभावित करती है क्षमता? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्पेसिया। तो जो लिखने संबंधी क्षमता होती है वो होती है डिस्ग्राफिया, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी सेकेंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी में की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? एक भ्रांति, मतलब कि जो एक शिक्षक है वो एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाता है, मतलब एक संप्रत्यय को पढ़ाता है, फिर उसी से जुड़े हुए उदाहरण देता है। तो वो ऐसे उदाहरण देता है जो सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक भ्रांति तो नहीं कहा जाएगा। एक गैर उदाहरण भी नहीं है, क्योंकि वह उसी से संबंधित दे रहा है। और एक आद्य रूप या फिर एक अपवाद, तो अपवाद भी नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो तीसरा वाला एक आद्य रूप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। और तर्क है कि भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा अर्थहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो यहाँ पर जो कथन है कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने के अवसर देने चाहिए। ये बात तो सही है कि जो भी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं और जो भी वैकल्पिक अवधारणाएँ हैं उनको आपस में साझा करना चाहिए और उनको साझा करने के अवसर भी देने चाहिए। बल्कि जो इसका तर्क है कि जो भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं वो हमेशा आधारहीन होती हैं या फिर सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं, तो ये बात गलत है। यानी कि यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। मध्य बाल्यावस्था का काल है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष और उससे अधिक। तो जो मध्य बाल्यावस्था का काल है यहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना होता है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की यदि बात हो रही है तो ये तो बाल्यावस्था का काल होता नहीं है, शैशवावस्था होता है। और यहाँ पर भी जन्म से 8 वर्ष की बात चल रही है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन हमारा है यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था यानी कि 6 से 11 वर्ष की अवस्था हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला यहाँ पर सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, मतलब वह चिप्स को दिखा करके बोल रही है कि ये तितली है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो बच्चा जो है वो प्रतीकात्मक खेल किस उम्र में खेलता है, या फिर जो प्रतीकात्मक विचार होते हैं वो उसके किस अवस्था में आते हैं?
संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो जो प्रतीकात्मक विचार या प्रतीकात्मक खेल बच्चा खेलता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा खालिस्तान के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन के रूप में, एक बाधा के रूप में नहीं देखना है, एक बोझ या फिर एक समस्या। तो भारत में जो अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं उन्हें एक शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, या फिर विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, या विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, क्योंकि दंड भी नहीं देना है बच्चों को और उन्हें अलग भी नहीं करना है। इसके अलावा बच्चे को यदि पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो फिर जो बहुभाषा मतलब बहुभाषिकता वाले विषय हैं, बहुत सारे विषय, तो बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा देना ये सही नहीं होगा, क्योंकि उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से हम वहाँ पर उसको भाषा विषयों में कुछ छूट दे देंगे। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो जो अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण होते हैं ये होते हैं उच्च क्रम के चिंतन कौशल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है कि शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। मतलब बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछना है जो बच्चे पहले से जानते हैं और जो कुछ उनसे अपेक्षाएं की गई हैं, तो उन दोनों का आपस में क्या संबंध है उसको वह सुसाध्य करें। तो इसका जो कारण दिया है कि पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो कथन तो सही है कि हमें ऐसा ही करना है कि बच्चा कुछ पहले से जानता है, उसी से जोड़ते हुए नई चीज़ें सिखानी होती हैं ताकि वह अच्छे से चीज़ों को संबंधित कर पाए, रिलेट कर पाए। और जबकि जो कारण दे रहा है कि पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाते, तो ये बात गलत है। जबकि जो पूर्व ज्ञान है वो नए अधिगम को सीखने में भूमिका निभाता है और आवश्यक भी होता है। तो यहाँ पर भी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। और अगला है, भारत में 10 राज्यों के नाम बताओ, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, या फिर दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो यहाँ पर बच्चों में यदि हमें विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है तो पहला वाला ही सही होगा कि बच्चे से ये पूछा जाए कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। तभी यहाँ पर बच्चे का जो विवेचनात्मक चिंतन है वो बढ़ेगा, वो विचार करेगा कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो क्या खाते हैं और जो कुछ भी खाते हैं तो वो क्यों खाते हैं। तो ऐसे में वह चिंतन करेगा, विचार करेगा। जबकि भारत में 10 राज्यों के नाम बताओ, तो यहाँ पर वह चिंतन नहीं करेगा एंड पहाड़े लिखने में भी चिंतन नहीं होगा। और दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, तो याद करके सुनाना है, तो यहाँ पर भी कोई चिंतन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हमने लिया था कि प्रतीकात्मक खेल या प्रतीकात्मक विचार की जो बात होती है वो अवस्था हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। यहाँ पर बात चल रही है कि जो हावर्ड गार्डनर है, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने बहुबौद्धिकता का सिद्धांत दिया था, तो इस वजह से उसकी जो मतलब वो कहते हैं कि कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों
का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो इसी वजह से करना चाहिए ताकि जो बहुबौद्धिकता है उसको निष्पादित करने में मदद मिल सके, ना कि सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में और तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, तो ऐसा भी नहीं। एंड व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तो ये भी सही नहीं। सही हमारा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, क्योंकि जो बच्चा है वो उसको सुनने में प्रॉब्लम है, यानी कि वह श्रव्य बाधित है, तो यदि वह सुन नहीं सकता तो फिर यहाँ पर कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, ये हमें बताना है। पहला वाला ऑप्शन कि वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, या फिर पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, या फिर फोर्थ है कि संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो यदि आप वो बच्चे से संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहते हैं तो ये प्रभावी रणनीति नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को सुनने में ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है कि वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, यानी कि चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाना, तो वह समझ जाएगा देख करके, क्योंकि उसे सुनने में प्रॉब्लम है, बट जब चलचित्र दिखाए जाएंगे तो वह समझेगा चीज़ों को। और जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर शारीरिक गतिविधियाँ एंड संकेतों का इस्तेमाल करेंगे तो संकेत के माध्यम से भी बच्चा समझेगा। एंड मौखिक संप्रेषण के साथ साथ आपको शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का भी इस्तेमाल करना है, तो इससे भी बच्चा समझेगा। तो ये तीनों चीज़ें प्रभावी होंगी, बट यहाँ पर प्रभावी नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है यही वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता और विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एंड जो अगला ऑप्शन है कि असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, तो ये बात सही है और इसी वजह से बच्चे का जो भय है बच्चे के अंदर उसको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो असफलता होती हैं या त्रुटियां हैं वो बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती है। बच्चे को ये बात बता देनी है कि आप डरो नहीं, क्योंकि असफलता होना, सफल होना या फिर त्रुटियां होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई असफल होता है और त्रुटियां यानी कि गलतियां भी सभी से हो सकती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, या फिर बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका एवं अलग अलग समूह बनाकर, मतलब उनका एक अलग अलग समूह बनाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार बना सकती है। तो एक तय एवं निर्धारित समय सारणी ये नहीं करना है, और पुरस्कार और सज़ा ये भी नहीं करना होता है, एंड बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है हमें। तो यही ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों के अलग अलग समूह भी नहीं बनाने होते उनकी क्षमता के आधार पर। ये बात भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, एंड विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो विकास है वो सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, और विकास क्रमबद्ध नहीं है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है, अव्यवस्थित नहीं बल्कि व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर जो सही वाला है वो है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच भी विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, या फिर बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है,
या बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो ये बात गलत है। एंड यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्तिगत वाक है वो क्या होता है। तो जो व्यक्तिगत वाक होता है वाइगोत्स्की के हिसाब से वो होता है कि बच्चे अपनी सोच को विनियमित करते हैं, यानी कि अपनी सोच को या अपने कार्यों को बच्चा दिशा निर्देश देता है व्यक्तिगत वाक के माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। और इसके अलावा आत्म केंद्रिता दर्शाता है, तो ऐसा कहा है पियाजे ने, ना कि वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन, मानकीकरण पर नहीं देती, एंड पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण पर भी नहीं देती है, और रटकर याद करने पर भी नहीं देती, बल्कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो जोर देती है पाठचर्या का लचीलापन। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है? गुणज, लेखन वैकल्य, पठन, या फिर गत समन्वय वैकल्य? तो बात यहाँ पर चल रही है कि विद्यार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में, मतलब पढ़ने में उसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो जो पढ़ने संबंधी क्षमता होती है वो होती है पठन वैकल्य। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होते हैं, और बच्चों के अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। तो ये बात गलत है। एंड जो फोर्थ है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यही बात यहाँ पर सही होगी। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं कि जो भी अधिगम में भ्रांतियाँ हो रही हैं उन पर खोज करना और चर्चा करना ये सार्थक होता है, और इन पर खोज करनी और चर्चाएं करनी भी चाहिए बच्चों के साथ, और साथ ही जो भी बच्चों की भ्रांतियां हैं उनके बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व में भी सहायक होता है। मतलब जो भ्रांतियां हैं, तो भ्रांतियों के बारे में जब बच्चा सोचेगा तो जो भ्रांतियां हैं, मतलब ये अधिगम में भ्रांतियों के बारे में सोचने के अवसर मिलते हैं और उसकी गहन जांच का नेतृत्व करने में भी सहायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा पहला है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब होता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये संबंधित है शारीरिक विकास से, यानी कि गामक विकास से। इसके अलावा जो भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास है, ये शारीरिक विकास नहीं होते। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, सामाजिकरण, आत्मसातकरण या फिर संगठन? तो यदि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में आपने समाहित किया है, शामिल किया है, तो उसे कहते हैं आत्मसातकरण। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, या फिर ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो जेंडर रूढ़िबद्धता है उसको रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, मतलब एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये बात सही है, क्योंकि आप यदि किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो उसे चुनौती देना सही है। एंड जो जेंडर भेदभाव है उस पर चर्चा करना, क्योंकि चर्चा करेंगे तभी मतलब जब उस पर चर्चा होगी तभी कुछ ना कुछ उसका हल निकल करके आएगा, तो ये बात भी सही है। या फिर ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो गैर परंपरावादी से मतलब है कि जैसे हमारे समाज की परंपरा है कि जो लड़कियां होती हैं वो घर के काम करती हैं और लड़के हैं वो बाहर के काम, तो ये परंपरा चली आ रही है समाज की। तो इस परंपरा को तोड़ते हुए लड़के और लड़कियों को गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाना,
मतलब जो लड़के हैं वो घर का काम काज करें, कुछ इस तरीके से दिखाना, और जो लड़कियां हैं वो बाहर के काम करें। तो ये हमारी होगी गैर परंपरावादी, और इसी से जो जेंडर रूढ़वादिता है वो रुकेगी भी। तो ये रोकने में सहायक है। ये बात भी सही है, तीसरा भी सही है एंड पहला भी सही है। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, तो इससे जो जेंडर रूढ़वादिता है वो रुकेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर ही सही हो जाएगा कि एक शिक्षक को ये काम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, मानकीकृत अन्वेषण, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करना, या फिर पृथक्करण और नामांकित करना। तो समावेशन का मतलब होता है कि सभी को एक साथ शामिल करना, जबकि जो पहला ऑप्शन है विभेदन, तो विभेदन से मतलब है कि अलग अलग करना, तो ये गलत है। एंड मानकीकृत अन्वेषण ये भी सही नहीं है, और पृथक्करण का मतलब भी अलग अलग ही होता है, तो ये भी नहीं करना है, बल्कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन्हें हमें स्वीकार करना है और सभी को एक साथ शामिल करना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, या फिर संकल्पना मानचित्र। तो विशेष विषय के ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित करने तथा निरूपित करने के लिए जो आलेखीय साधन होते हैं वो कहलाता है स्मृति सहायक, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, संप्रत्ययी समझ। संप्रत्ययी समझ से मतलब है कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ पर आधारित हो। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्णता आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, या फिर शिक्षा में रुचि। तो जो आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है वो होता है आँखों का रंग, जो कि हमें आनुवंशिकता से मिलता है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो मित्रों का चयन होता है ये हम खुद करते हैं अपने मित्र का चयन, और जो शैक्षणिक सफलता है ये भी हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, एंड शिक्षा में रुचि जो है वो भी हमारी रुचियों के हिसाब से होती है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रमिक संगठन, या फिर संवेदी मुद्रक। तो संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित करता है, मतलब कौन सा संप्रत्यय है जो कार्य रूप सूचना को संगठित करता है? तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं स्कीमा के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।